Hey aspirants, please subscribe our channel and hit the bell icon to get the notification for all the latest uploads. Hello everyone, and today's topic for lecturate is Indo-Afghan relations. You all know that Afghanistan is one of the prominent neighbors for our country. प्रोमिनेंट इसलिए क्योंकि अफगान जो है, जो अफगानिस्तान है, वो टेररिज्म वल्नरेबल कंट्री है। वो एक ऐसा देश है जहाँ पे कि वहाँ की खुद की जनता टेररिज्म से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, और वो एक पोटेंशियल थ्रेट भी है। वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पोटेंशियल थ्रेट भी हैं इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अफगानिस्तान की स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसके हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस को जानना, और तो और वहाँ पे और कौन सी थर्ड कंट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है वहाँ के पावर को, वहाँ की ट्रीटीज़ को, वहाँ के जो अफ़गानी जो ग्रुप्स हैं, जो वहाँ का तालिबान है, उन सब चीज़ों को जो इन्फ्लुएंस करती हैं तीसरी शक्तियाँ, उनके बारे में भी जानने की हमें बहुत ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। यू वुड बी सीइंग हाई ऑर्डर लेक्चर टॉपिक। हाई ऑर्डर इसलिए क्योंकि जो आपके नेक्स्ट नेबर्स होते हैं उनके बारे में जब कभी भी आप टॉपिक चूज़ करते हो उन पे बोलने के लिए, मेक श्योर आपके पॉइंट्स करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसर्स हैं वो खुद डिफेंस के लोग हैं, और उनके लिए या उनके जैसे लोगों के लिए इस टॉपिक का ज्ञान ऑलरेडी होना इट्स वेरी कॉमन थिंग। सो ट्राई टू गिव ओनली दोज पॉइंट्स अबाउट विच यू आर श्योर, एंड ट्राई टू पुट इट इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे का मतलब है आप हर पॉइंट को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके ही अपनी बात कहें, सो दैट विल एड वेटेज टू योर लेक्चरेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अफगान इंडिया पॉलिसीज एट क्रॉस रोड्स। सबसे पहले समझते हैं क्रॉस रोड का क्या मतलब है। क्रॉस रोड का मतलब है जहां पॉसिबिलिटीज इमेंस हों लेकिन चैलेंजेस भी हों। आपकी हर पॉसिबिलिटी के लिए जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस आएंगे। अफगानिस्तान के केस में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो इंडिया को दिखती हैं, लेकिन उससे अपनी सिक्योरिटी का, उसे अपनी डिप्लोमेसी का, और उसे अपनी स्ट्रेटजीज का भी चैलेंज देखना पड़ता है। A period of adjustment has become essential following US President Donald Trump's unilateral announcement that he is pulling US troops out of Afghanistan. जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने यूएस के जो ट्रूप्स हैं, जो आप कह सकते हो कि यूएस के सोल्जर्स हैं, उनको अफगानिस्तान से हटाने का डिसीजन लिया है। नाउ ट्रम्प्स डिसीजन इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। ट्रम्प ने ये देखा कि रिसोर्सेज जा रहे हैं, उनके सोल्जर्स की डेथ हो जा रही है, इसके बाद भी तालिबान को चेक करने में जितना वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उतना नहीं है, और जितना उनका असेट इन्वेस्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में आउटपुट नहीं है। उन्हें ये भी दिख रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अनस्टेबल है, वहाँ की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ का जो यूथ है वो अपने आप ही आप कह सकते हैं कि बहुत ईजी टारगेट है वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स का। सो ट्रम्प की तरफ से अनाउंसमेंट आया, और तो और इस अनाउंसमेंट की वजह से इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगान नॉट ओनली अफेक्ट्स इंडियन पॉलिसी ऑन अफगान बट ऑल्सो चेंजेस द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इन फंडामेंटल वेज। आप ऐसे समझो, अफगानिस्तान में अगर यूएस ट्रूप्स नहीं होंगे तो वहाँ पे जो तालिबान ग्रुप्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अफगानिस्तान के प्रॉक्सिमिटी में इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट कई सारे वर्ल्ड फोरम्स पे जहर उगलता ही रहता है। तो वो अफगानिस्तान के ऐसे सिचुएशन का जहाँ पे कि कोई भी ऐसी मिलिट्री पावर नहीं है जो कि अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करे, तो पाकिस्तान इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इंडिया के अगेंस्ट यूज़ ज़रूर करेगा। तो जो एक रीजनल पावर में एक तरीके का बैलेंस जो था वो कहीं ना कहीं हिल गया है, और इसकी वजह से इंडिया इजी टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं वो हमेशा से इंडिया के फेवर में नहीं रहे हैं। इंडिया ने वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज और अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ के लोगों में एक अच्छी छवि पाई है। इसलिए इंडिया के लिए ये चैलेंज अब बहुत बड़ा हो गया है जब से ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो अमेरिका के ट्रूप्स को वहाँ से हटा लेगा। The diplomatic mandarins of New Delhi are apprehensive about the growing influence of the Taliban in Afghan and the centrality of the Taliban in ensuring peace processes. इसको आप अनफॉर्चुनेटली कहिए कि अगर अफगानिस्तान के साथ कोई पीस ट्रीटी करनी है या अफगानिस्तान के थ्रू अपने देश में अगर पीस को इंश्योर करना है तो वहाँ पे मौजूद तालिबानी फोर्सेस से बात करना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विच आई फील सो। वाई? आप एक टेररिस्ट ग्रुप को
एड्रेस कर रहे हैं पीस के लिए। इट इज़ लाइक दैट, राइट? तो इस वजह से न्यू दिल्ली के लिए ये चैलेंज है कि वो कैसे तालिबान के साथ मिल के वहाँ पे पीस को इंश्योर करें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए। आप सभी जानते हो कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का नेबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अफगानिस्तान के साथ एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल रही है। Relations between the people of Afghanistan and India can be traced back to the Indus Valley Civilization. आप सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की हिस्ट्री। Following Alexander the Great's brief occupation, the successor state of the Seleucid Empire controlled the region known today as Afghanistan. अफगानिस्तान में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी जो सिकंदर थे, उनके सक्सेसर्स का सेल्यूसिड एम्पायर का विस्तार था। मतलब सेल्यूसिड एम्पायर पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ था। उसी दौरान 305 BCE में उन्होंने, मतलब कि मैं सेल्यूसिड एम्पायर की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की, एक अलायंस ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने साउथ का जो रीजन था, या आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना, उन्होंने मौर्यन एम्पायर जो उस वक्त इंडिया में था उसको दे दिया। The Mauryans brought Buddhism from India and controlled the area south of the Hindu Kush. हिंदू कुश जो है वो एक माउंटेन रेंज है, हम उसको हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इस पीस ट्रीटी के तहत मौर्यन एम्पायर को साउथ ऑफ द हिंदू कुश रीजन को दे दिया गया, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे राज्य करने के लिए। From the 10th century to the mid 18th century, northern India has been invaded by a number of invaders. आप सभी जानते हैं कि पिछले जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कई राजा युद्ध करते थे, युद्ध में उस राज्य को या उस देश को जीतते थे। तो ये इन्वेजन का दौर चलता रहा, खलजीज, मुगल्स, इस तरह के कई सारे जो इन्वेडर्स थे वो अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में आते रहे। वो यहाँ पे उन्होंने अपने जो राज्य हैं वो भी स्टैब्लिश किए, और यहाँ की सोशो इकोनॉमिक और आप कह सकते हो कि एक तरह से पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल सेटअप को भी उन्होंने काफ़ी बदला। During these eras, many Afghans began immigrating to India. This point is important. Why this point is important? Because of the person that I'm going to refer. So I'm talking about कि इस टाइम पे, जिस टाइम की अभी हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अफगान से कई सारे लोग इंडिया इमिग्रेट हुए। क्यों? ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन देयर रीजन्स। और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान of Afghan, was a prominent leader of the Indian independence movement and active supporter of Indian National Congress. आप समझो, आपके इंडिपेंडेंस में जो बहुत बड़ा एक रोल जिस शख्स ने निभाया वो अफगानिस्तान से थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को बता देने से बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन जब भी कोई आप टॉपिक लेते हो ना, तो कोशिश क्या करो कि उसकी हिस्ट्री के 2-3 पॉइंट्स बताओ जो कि बहुत रेलेवेंट हो, जो कि रेलेवेंस होल्ड करें। इससे होगा क्या कि आपको कितना पता है सेल्यूसिडियन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या कौन कौन से इन्वेडर्स थे, इनके अगर 3 पॉइंट्स भी आप बोल दोगे, द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ योर टॉपिक विल बी कवर्ड, राइट? एंड दिस विल गिव वेटेज अगेन टू द लेक्चर टॉपिक विच यू हैव चूजन। अब ये जो मैप है ये आपको बहुत क्लियरली दिखाएगा कि सेल्यूसिड एम्पायर का विस्तार कहाँ तक था। इंडिया में उस वक्त मौर्यन एम्पायर थे, और मौर्यन एम्पायर का जो विस्तार था वो आगे उस ट्रीटी के थ्रू बढ़ा हिंदू कुश के सदर्न रीजन तक, राइट? Now come to some diplomatic things. India's interest in Afghan is more than mere Pakistan centrist and reflects its aspiration to be and to be seen as regional power. हर देश चाहता है कि वो अपने नेबर्स के बीच में एक पोजीशन होल्ड करे, एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री के तरह से रहे, और सही यही चीज़ जो है वो इंडिया भी चाहता है। इसलिए इंडिया अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान को कम करना है, क्योंकि वो खुद भी चाहता है कि इस पूरे एरिया में उसकी इन्फ्लुएंस को समझा जाए। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान। अब देखो, आप ये जो पॉइंट है ना, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। किसी भी रिलीजन के जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अगर ऑपरेट होते हैं या वो अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो उसी एरिया के किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप को कहीं ना कहीं प्रवोक करते हैं। तो जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वहाँ के, अगर वो किसी भी तरीके से कोई सोशल फैब्रिक चेंज करने की कोशिश करें या वो प्रवोक करें हिंदू फंडामेंटलिज्म को, तो ये कहीं ना कहीं से हेल्दी नहीं है इस पूरे रीजन के ग्रोथ के लिए।
Afghanistan has a mineral wealth of about 1 to 3 trillion dollars of iron core, lithium, chromium, natural gas, petroleum. See, it's very easy to understand. ज्योग्राफिकली यहाँ पे ढेर सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों में कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं और ये सारे मिनरल्स अफगानिस्तान के जो वहाँ का अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे मिलता है, और जो कि इंडिया के लिहाज से एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्रिएट कर सकता है. Safeguarding Indian investments in personnel Afghan is utmost important to India, as Indian investment in Afghan amounts to about $3 billion. आप सोचो, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का अफगानिस्तान में, थ्रू डिफरेंट इरिगेशन डैम्स, थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, थ्रू डिफरेंट बायलेटरल सिनेरियोज. तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट हैं उसके लिहाज से इंडिया को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान में उसके सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो. सो देर आर मेनी पॉइंट्स ऑन विच इंडिया हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट. Now, with Pakistan increasing its strategic depth in Afghan, it can reverse the gain of India. और क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू से कहा कि पाकिस्तान जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यूएस के विड्रॉल से, उसको इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से इंडिया जो इतने एफर्ट्स लगा रहा है वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं से कम होने लगेंगे. द गोल्डन क्रेसेंट कंप्राइजिंग ऑफ ईरान, अफगान एंड पाकिस्तान इज़ वरी फॉर इंडिया. इसमें मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू को छूने की कोशिश की है. इसमें एक बात जो हम एड्रेस करना चाहते हैं वो है ड्रग अब्यूज़ की पंजाब में. उड़ता पंजाब सभी ने देखी होगी. आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे जो ड्रग की सप्लाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रॉस बॉर्डर स्मगल ड्रग्स का है. और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि ईरान, अफगान और पाकिस्तान जैसे देश वो पूरी तरह से लगे हुए हैं. आई वोंट कमेंट फॉर ईरान और अफगान, बट फॉर पाकिस्तान इट्स वेरी क्लियर, जो कि लगा हुआ है. वहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो लगे हुए हैं इंडिया को डिफेम करने के लिए, यहाँ के यूथ को ख़राब करने के लिए. और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो ड्रग का स्मगलिंग है उसका है. Islamic State is using Afghan as an outpost in Asia as it comes under stress in Iraq and Syria. Now the most unfortunate part is, जो इस पूरे डिस्कशन का सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये कि ISIS जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, जो एशिया या आप कह सकते हो कि इंडिया के रिस्पेक्ट में, या जो इंडिया के आसपास की जो देश हैं वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए वो अफ़गानिस्तान को एज एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है. India's developmental approach has earned its immense goodwill among the Afghan people. कुछ अच्छी बातें भी हम करते हैं. अफगानिस्तान के लोगों में इंडिया के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है. रीज़न, सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर को आप समझने की कोशिश करो. हार्ड पावर का मतलब होता है कि जहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्व हो, जहाँ पे कि अग्रेशन हो. सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आपने वहाँ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, या आप हॉलीवुड फिल्म्स का एग्जांपल लो. हॉलीवुड के थ्रू अमेरिकन प्रेजेंस हर देश में फील की जाती है, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर. The recent mocking of Donald Trump of New Delhi's role in war on Afghanistan is a manifestation of this limitation. However, there is a domestic consensus in India that boots on ground is not an option. Thus, India is in the dilemma between continued soft power or to aggressively push its hard power. अब जो डिस्कशन है वो इस बारे में है कि जो पीस ट्रीटी हुई उसमें ट्रंप ने किसी भी तरीके से इंडिया के इंगेजमेंट को, या आप कह सकते हो कि इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया. ये गलत है. अगर इंडिया है यहाँ पर, अगर हमारे जैसा इतना बड़ा मुल्क है, तो ट्रंप को चाहिए था कि उस पीस ट्रीटी में वो इंडिया को इन्वॉल्व करे, जो कि उन्होंने नहीं किया. इंडिया की रजामंदी मांगे, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें. तो इस तरीके का जो एक सॉफ्ट पावर अप्रोच इंडिया का है वो इंडिया को हटाना पड़ेगा. इंडिया को अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि जो थर्ड प्लेयर्स हैं इस पूरे रीजन में, इस पूरे टेरिटरी में, उन्हें भी समझ में आए कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो इंडिया से आपको बात करनी ही पड़ेगी. Trump's recent strategy of engaging with the Taliban without the consideration of India has cast a shadow over the US role as a strategic ally of India in the region. अब आप सोचिए कि यूएस ने तालिबान से बात करना ज़्यादा सही समझा विदाउट इनवाइटिंग इंडिया ऑन द टेबल.
इस तरीके के मैसेजेस इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया को अपने मिलिट्री पावर को इस तरीके से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा दैट वी आर ऑल्सो बॉस इन दिस कंट्री, आई मीन इन दिस रीजन. So people or the countries who are going to have a talk on something, they have to include India. Right? As Chief of Defence Staff, now General Bipin Rawat, asserted that India cannot be out of the bandwagon, because if you are not sitting on the high table, you will not know what is happening. इंडिया को चाहिए कि वो इस तरीके से ऐसे डिसीजन मेकिंग करे, ऐसे मूव्स बनाए कि वो अफगानिस्तान को भी सेफ गार्ड करे और अमेरिका को भी इंश्योर करे दैट वट एवर द डिसीजन मेकिंग इज टेकिंग प्लेस इन रेलेवेंस टू अफगानिस्तान need to have a say from India. It is time for New Delhi to engage the Taliban to secure its interest. अब ये चीज़ है, तालिबान अफगानिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, आप कह सकते हो कि पोजीशन होल्डर है, तो इंडिया को बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया ऑल्सो नीड्स टू रीअसेस इट्स पॉलिसी चॉइसेस इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद रशिया एंड ईरान. रशिया जो है वो इंडिया से ज़्यादा पास है, या उसके स्ट्रेटेजिक टाइज जो हैं वो उसके रशिया के साथ काफ़ी बेटर हैं, तो रशिया और ईरान को यहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व कर सकता है, constantly reminding them that complete surrender to the Taliban's demand will be detrimental to their own security. It's very easy to understand that when the negotiating group is a terrorist group, then surrendering one needs to. यहाँ पे एक चीज़ बहुत ईजी है किसी के लिए भी समझने के लिए, कि अगर आपने तालिबान के डिमांड्स को टोटली सरेंडर कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि तालिबान पूरा हावी हो जाए. इंडिया को चाहिए कि ये मैसेज वो ईरान और रशिया के थ्रू क्लियर रखे. और मुझे ऐसा लगता है कि जब तीन बड़े मुल्क जिनका कि इन्फ्लुएंस भी हो, जिनके की बात में वज़न भी हो, अगर वो एक ऐसा अप्रोच लाए जहाँ पे तालिबान के साथ नेगोशिएशन सर्टेन कंडीशन के साथ हो, सारी डिमांड्स ना मानी जाए, तो बहुत बड़ा होप है कि अफ़गानिस्तान जो कि अभी टेररिज्म आउटब्रेक का एपिसेंटर बना हुआ है, उसको उसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो वी नीड टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. अफगानिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे कि बहुत गरीबी है, भुखमरी है, लोग बहुत ही वल्नरेबल हैं, बहुत इजीली मोल्ड किए जा सकते हैं. वहाँ का यूथ जो है उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं कि वो अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करे, रैदर वो एक गलत डायरेक्शन में आसानी से बढ़ाया जा सकता है. इंडिया को अपने किसी भी डिसीजन मेकिंग के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान. आई होप कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स में से अगर 7 या 8 अच्छे पॉइंट्स भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो और उसे एक्सप्लेन कर लेते हो, then this is going to be a very important role player in your selection process. So this is what I have for this topic, and very soon I'll be coming up with the economic effects of corona and how to overcome it. But you guys have to support me, you have to keep on subscribing and sharing, so that your motivation will actually give me energy to just keep on working and working. So all the best everyone. बस अपने यूनिफॉर्म का, अपने जो ड्रीम है उसको अपने दिमाग में रखिए, एंड कीप ऑन वर्किंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.